रोज सुबह 9 बजे जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा रहेगी बीएसएनएल राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक रमेश चंद्र आर्य जी के साथ। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। इससे पहली चीज तो मुझे बताओ कि ये बीएसएनएल मुनाफे में आया क्या? क्योंकि देखो, हम लोगों को तो आदत सी होगी कि कई सारे ऐसे ये सरकारी हमारे व्हाइट एलिफेंट्स हैं जो टैक्स पेयर की पैसे पे चलते हैं। बीएसएनएल मुनाफे में आया। सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले साल से बीएसएनएल मुनाफे में आ गया। 14-15 में हमारा 672 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और 15-16 में ये बढ़ करके लगभग 3800 करोड़ से ऊपर हो गया है। एक्सीलेंट सर, बहुत बहुत मुबारक हो। आप सर बीएसएनएल से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, इधर जोधपुर से आपने शुरुआत करी थी जी। तो और इतना बड़ा संभाग आप अंबाला रह के आपने इतना अपना हरियाणा, पंजाब और वहां का आपने संभाला हुआ है। आपने क्या चेंजेस देखे कि भी पहले मुनाफे में क्यों नहीं था और अब क्यों आ गया है? नहीं मैडम, मैं बताऊंगा अनीता जी आपको कि बीएसएनएल 2000 में बना था और 2000 से लेकर के 2008 तक लगातार मुनाफे में था। अच्छा, फिर? और ये नंबर 1 ऑपरेटर भी था, क्योंकि तो तब तक शायद बाद में कुछ ऐसा हुआ कि 5-6 साल तक हम लोग मोबाइल का इक्विपमेंट नहीं खरीद पाए। उस कारण से प्राइवेट कंपनी बहुत आगे निकल। तो सर ये मुनाफे में बेसिकली होगा कि कस्टमर बेस बढ़ा है। कुछ आइडिया है सर कि पहले हम लोग कितने कस्टमर हमारे पास महीने मतलब पूरे भारत में आते थे, आजकल कितने आते हैं? कितना बढ़ा पाए आप अपने आप को? देखिए, अभी साल भर पहले तक जब से हमने ये करीबन 2 साल पहले हमने नया इक्विपमेंट लगाना शुरू किया है मोबाइल का कवरेज बढ़ाने के लिए। और जो पुराने एक्सचेंज है जिनमें डेटा वगैरह की स्पीड वगैरह बहुत स्लो होती थी, उसको रिप्लेस करके नए लाए हैं। तब से हमारे करीब 1.25 साल से ज्यादा टाइम हो गया है जब से हम 7-8 लाख पर मंथ से लेकर के 23 लाख पर मंथ तक पहुंच गए हैं। ऑल ओवर इंडिया 23 लाख पर मंथ नए कनेक्शन देते हैं बीएसएनएल, और इससे हमारा रेवेन्यू शेयर भी बढ़ा है। और जो हम 5वें स्थान पे आ गया था बीएसएनएल ऑल इंडिया लेवल पे, वो अब 4थे स्थान पे आ गया है। अगर उसी स्पीड से चलते रहे तो हो सकता है 3रे स्थान पे आ जाए। हाँ, लेकिन सर अक्सर जब बात होती है ना कि बीएसएनएल क्यों तो ये फ्री रोमिंग होता है सर, उसके अलावा भी कुछ? क्योंकि फ्री रोमिंग तो चाहे टोटली फ्री ना देते हो पर एक मिनिमल अमाउंट पर सर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देते हैं, तो केवल एक फ्री रोमिंग पे तो नहीं सर आपको कुछ तो और नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल की रिक्वायरमेंट फ्री रोमिंग तो बहुत कम लोगों को है जिनको कोई स्टेट से दूसरे स्टेट फ्रिक्वेंटली जाना होता है, उन्हीं को फ्री रोमिंग का चार्म है। अदरवाइज तो आम आदमी तो हो सकता है 2-3 महीने में एक बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। बिल्कुल, और कई लोग तो साल में जाते हैं। इसके साथ साथ आजकल की सबसे बड़ी डिमांड है डेटा की। और डेटा के लिए हमारा जो नया इक्विपमेंट फेज 7 प्लस का जो इक्विपमेंट आया है उसके अंदर डेटा की कवरेज बहुत अच्छी है। अच्छा। और इसी कारण से हमारे लोग जो है वो ये बीएसएनएल के न केवल नए कस्टमर बन रहे हैं बल्कि डेटा यूजेज भी बहुत बढ़ गया है। अभी कई जगह तो 6 गुना डेटा यूजेज बढ़ गया है। हालांकि डेटा से रेवेन्यू उतनी नहीं आती जितनी वॉइस से आती है, लेकिन चूंकि डेटा आम आदमी की रिक्वायरमेंट हो गया है इसलिए आज के दिन हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हर चीज ऑनलाइन है, तो डेफिनेटली डेटा से रेवेन्यू नहीं आए इतना जैसे आप कह रहे हैं, पर आपके कस्टमर तो बढ़ेंगे अगर आप अच्छे डेटा कनेक्टिविटी देंगे। नहीं, डेटा इसलिए लोग ले रहे हैं ना कि तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। दूसरा ये है कि हर इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, कोई चार्ट है, कोई फोटो है, कोई और दूसरी चीजें हैं, शादी करी फोटोग्राफ दिया, एल्बम पूरा अपलोड कर रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो डेटा की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है। हमने 4G का लाइसेंस नहीं लिया अभी, लेकिन हम वाईफाई ऑफलोड का सोल्यूशन ले आए हैं जिसमें बिना लाइसेंस के हम लोग जहां हमारे टावर्स पे ट्रैफिक डेटा का ज्यादा है वहां पे वाईफाई ऑफलोड लगा देंगे। कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा कि उसको वाईफाई ऑफलोड से सर्विस मिल रही है या टावर से सर्विस मिल रही है, लेकिन उसमें 4G का नहीं 4.5G और 5G तक की स्पीड मिलेगी वाईफाई ऑफलोड में। कब तक होगा ये ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, साउथ और वेस्ट जोन में तो लगना शुरू हो गया है, नॉर्थ जोन के लिए भी ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो हो सकता है मार्च या उसके बाद ये सोल्यूशन लगना शुरू हो जाएगा। लगने का मतलब ये है कि एकदम सारी जगह नहीं लगेगा, शुरू हो जाएगा। तो वो उससे हमारी जो 4G की जो हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, बीएसएनएल ने 4G क्यों नहीं ला रहे, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो सबकी नहीं होगी सर?
नहीं, सबकी हो जाएगी। हाँ, पहले 30 साल 4G के लिए आपको उनको अलग से वो करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए 4G की रिक्वायरमेंट अभी तो गांव में 3G भी नहीं पहुंचा है। तो इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ टावर्स तो गांव में ज्यादा है, क्योंकि गांव स्कैटर्ड है ना। तो वो 4G की रिक्वायरमेंट अभी इतनी नहीं है पूरी कंट्री में एज ए होल देखें तो। ये ज्यादा जरूरी है कि सबके पास डाटा कनेक्टिविटी हो पहले। लेकिन इसके अलावा हम लोग खाली ये नहीं कि मतलब हम लैंडलाइन में भी तो कनेक्शन दे रहे हैं। हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिनिमम 2 MB स्पीड कर दिया है BSNL में, तो वो उसकी जो है डेडिकेटेड उसमें सर्विस स्पीड मिलती है। ब्रॉडबैंड तो एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल उसके पास लगा होता है। बिल्कुल। जैसे अभी जो वायरलेस सर्विस है 3G 4G जिसको भी कहें हम, तो वो सर्विस तो आपकी जैसे एक टावर है तो उसके पास अगर यूजर्स बढ़ जाएंगे तो स्पीड डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसके तो एक टावर की फिक्स्ड है स्पीड। तो अगर उसमें अगर जैसे 100 MB की स्पीड है, अगर एक यूजर है तो 100 MB मिलेगी, 4 यूजर है तो 25 मिल जाएगी, और 25 यूजर है तो 4 MB की मिलेगी। लेकिन ब्रॉडबैंड में तो डेडिकेटेड स्पीड मिलेगी। ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है। इसके अलावा हम फाइबर टू द होम के लिए 5-6 साल पहले ही सारे बड़े बड़े शहरों में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। फाइबर टू द होम में राजस्थान में बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। सक्सेस है, 9000 कस्टमर्स काम कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं सक्सेस नहीं? लोगों को इश्यूज आते हैं सर, उसके अंदर खराब हो जाता है तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। इश्यूज तो हमेशा ही रहेंगे। देखिए मैडम, ये क्या है कि ये एक्सटर्नल प्लांट जो होता है, हमारे जो इक्विपमेंट लगा वहां से लेके कस्टमर के घर तक अंडरग्राउंड केबल जाता है, तो कोई भी डैमेज कर देगा उसको, या कोई भी रीजन है, किसी भी तरह का एक्सटर्नल रीजन है, वो हमें डिस्टर्ब करते ही है। तो ये पूरे राजस्थान में कब तक हो पाएगा? या जहाँ जयपुर में 17 जिलों में ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, सभी जगह कनेक्शन दे रहे हैं, जयपुर ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिसको कनेक्शन चाहिए? नहीं, कोई भी अप्लाई कर दे कनेक्शन, उसको मिल जाएगा तुरंत। बस इसकी कॉस्ट हाई होती है? नहीं, कॉस्ट भी ज्यादा हाई नहीं है, ब्रॉडबैंड से बिल्कुल 10% 5% ज्यादा है। तो फिर सब लोग क्यों इसके लिए ऑप्ट करते हैं सर? नहीं, वो इसमें ऐसा होता है ना, देखिए ब्रॉडबैंड में आपको जो मिलेगा स्पीड, उसके हिसाब से उसके प्लान जो है ऐसे हैं कि एक लिमिट तक लोग यूज करते हैं। सही बात है। 2000-3000, अब तो 1199 में मैक्सिमम स्पीड दे दी हमने, अनलिमिटेड डेटा दे दिया, उससे ऊपर कोई नहीं जाता है। लेकिन फाइबर टू द होम में तो और हायर प्लान है, क्योंकि उसमें तो 100 MB तक जा सकते हैं। इसमें ब्रॉडबैंड में हम उतना हाई स्पीड नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए जब आप 100 MB की स्पीड मांगोगे तो 2000-3000 में तो नहीं मिलेगी, उसके लिए ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो ये हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से इस चीज को करता है। कस्टमर जैसे बड़े कस्टमर्स हैं, देखो उनको हायर बैंडविड्थ उनको इस चीज में ज्यादा फायदा है। सर एक और चीज है, क्योंकि अभी पूरा डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसके साथ साथ में आज के दिन बात चर्चा हो रही है कि अब भारत को अगर हम लोग कहें कि कैशलेस तो नहीं लेकिन लेस कैश बनाना पड़ेगा। एक इनिशिएटिव BSNL SBI का भी जो अभी मोबी कैश सर्विसेज आए हैं उसके ऊपर भी हुआ। राजस्थान में इसका कितना यूसेज है, कितना ये ऐप डाउनलोड हुआ है और ये किस तरीके से काम कर रहा है, हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ आपकी बात। साज, आवाज और रक्स, यानी कि सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का टैलेंट हंट शो फर्स्ट टाइम हम जज करेंगे, हु इज द बेस्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपकी बात में आज हमारे साथ हैं रमेश चंद्र आर्य जी, और उनसे जानते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मनी की तरफ जाएं, कैशलेस की तरफ जाए। इसके लिए सर जो अभी आपने ऐप लॉन्च करी थी BSNL SBI की, संपूर्ण भारत में हुई, काफी स्टेट्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में क्या हाल है? राजस्थान में जो है पहले लॉट में जो 4 स्टेट्स को लिया गया था उसमें राजस्थान भी था। राजस्थान में अभी इस टाइम अभी तो एप्स डाउन कर रहे हैं लोग, और कुछ हमारे जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने कैश जमा भी करवाया है, जिसके बाद उनको हमने परमिट कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसा करें कि भाई नहीं हुआ है। हाँ, मतलब या तो सर ऐसा करें कि भाई आप BSNL का बिल उसके थ्रू पे करेंगे तो 5% कुछ आपको कंसेशन मिलेगा, 10 मिलेगा। हमको 4 पैसे भी बचाने में सर बहुत अच्छा लगता है। मैडम देखिए, ये मोबी कैश या जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसमें हम पैसा कमाने के हिसाब से नहीं कर रहे हैं और न हम कस्टमर को ज्यादा कंसेशन दे पा रहे हैं। इट इज ओनली कि उनको एक सुविधा है,
अच्छा, मतलब कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जिसको कि धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगी, तो लोगों को जब यूज करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी इसमें वैरायटीज है। किसी को पैसा भेजना है तो वो भी उसके लिए हो सकता है, बिल पेमेंट करना वो भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी कंपनियों के या जैसे स्टेट गवर्नमेंट के बिल है वो भी इसके थ्रू पेमेंट हो जाए। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो जब ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। सर, आप अगर हम लोग बीएसएनएल के कस्टमर्स का बेस देखते हैं तो अर्बन वर्सेस रूरल को आप कैसे तोलते हैं? बीएसएनएल एकमात्र ऑपरेटर है जो रूरल और अर्बन दोनों में लगातार बराबर प्रगति करता जा रहा है। हम लोग इस हिसाब से नहीं देखते हैं कि हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। इतना तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट कम से कम अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं कहीं किसी नए प्रोजेक्ट पे तो कम से कम 16-17 रुपये उसका रिटर्न होना चाहिए, मतलब 6 साल में हम उसको कवर कर लें। इधर तो हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे 5,000 की पॉपुलेशन का गांव है तो वहां हम चले जाते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए वो फिर अपने पेनल्टी के लिए यूएसओ फंड में पैसा जमा करवाना पड़ता है उनको। सही, क्योंकि वो अपना टोटली अपने शॉर्ट टर्म एंड प्रोफेशन गेम्स पे काम करते हैं। हमारा दूसरा क्या है कि बीएसएनएल तो 2000 में बना, तो 2000 में बना, उससे पहले डीओटी था। तो डीओटी के जितने एक्सचेंज पहले से रूरल एरिया में पेनिट्रेशन है, हमारा स्टाफ है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास बैटरी पावर प्लांट सब है, तो वहां हमें एक्सटेंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वहां तक ऑप्टिकल फाइबर पहले से गया हुआ है। उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते ही हम उसको टावर खड़ा कर देते हैं। तो रूरल में तो ज्यादातर लोग अभी भी बीएसएनएल को पसंद करते हैं। राजस्थान के अर्बन में भी जैसे उनको पता लगा कि अच्छी टावर, अच्छी क्वालिटी के टावर सर्विसेज मिलने लगी है, तो मैंने बताया कि 7 लाख से एकदम 22-23 लाख तक पहुंच गई। पिछले महीने 31 जनवरी को भी 20 लाख और कुछ हजार कनेक्शन। तो आप अर्बन कस्टमर्स होते हैं, याद करें। सर, आप ये चीज मानेंगे कि राजस्थान का थोड़ा सा अगर हम लोग ज्योग्राफी लें तो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जैसे अगर आप पंजाब आपने हैंडल करा हुआ है, वहां पर तो बहुत, हरियाणा तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है सर, है ना, और राजस्थान उतना ही फैला हुआ है। तो आपको लगता है कि कुछ टिपिकल चैलेंजेस आती हैं और उनको आप कैसे ओवरकम करते हैं? बिल्कुल आती है। जैसे सबसे पहले तो जैसे मैं हरियाणा में था तो वहाँ पर बीटीएस पर 1,20,000 पर मंथ की रेवेन्यू थी। और यहाँ पे आके देखा मैंने तो सिर्फ 73,000 है, और अभी डीमोनेटाइजेशन और रिलायंस ने जो फ्री में देना शुरू किया उसके बाद और डाउन हो गई। डेफिनेटली। तो ये तो चैलेंज है ही। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो चैलेंज ये है कि हमारा जो टावर है वो बीटीएस है उसका अप टाइम जितना ज्यादा से ज्यादा रख सके। तो हम जब हमने देखा कि अप टाइम में क्या दिक्कत है, तो रूरल एरियाज में जहाँ बीटीएस है हमारे पास वहाँ बिजली घंटों तक नहीं आती है, एक बार चली गई तो 2 दिन तक नहीं आती है। अब उसके लिए इंजन चलाना पड़ता है। हर घर में इंजन चलाओ तो उसके लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा। और आदमी रखने का मतलब है 24 घंटे ड्यूटी के लिए आदमी रखने का मतलब है जितना उस टावर से इनकम नहीं रही उससे ज्यादा आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो वो चैलेंज तो है ही। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो बैटरी है वो जब थोड़ा बड़ा साइज का रख देता है कि वो 8-10 घंटे तक ले सके। सर, एक चीज और बताइए, आज के दिन मोबाइल टावर्स को लेके भी समय समय पर अलग अलग स्टडीज आती रहती है। कई बार तो वही कह रहा था इनसे कैंसर हो जाता है, इनसे ये हुआ है वो हुआ है, फिर आ जाता है डॉक्टर्स का कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इनके अंदर ऐसी कोई नहीं होती है। तो बीएसएनएल के मोबाइल टावर्स को भी लेके आपको लगता है कि वो लोग रहते हैं टावर हटाओ यहाँ नहीं लगने देंगे, टावर लगने नहीं देते। हाँ, फिर ये आती है आपको प्रॉब्लम? बहुत आती है। तो अभी फिलहाल कितने टावर है, कितने की जरूरत है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखिए, दो चीज अलग है। एक तो आप डेवलपमेंट की बात पूछ रही है, एक लोगों को रेजिस्टेंस की बात पूछ रही है। अभी पहले तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी हमारे पास कल की तारीख में हमारे पास 6,000 टावर लग चुके हैं। ओके। और लगभग 3,000 टावर और लगाने का ऑलरेडी प्लान हमने सबमिट कर रखा है, जिसके लिए काफी पैसा चाहिए। बीएसएनएल एकदम सारा परचेज नहीं कर पाता, गवर्नमेंट सेक्टर होने की वजह से कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, टेंडर वगैरह वो करनी पड़ती है। करना भी चाहिए सर, ये चीजें जरूरी है। तो उसके बाद ही आ पाता है। तो इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट थोड़ा स्लो चलता है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इंडक्ट करी है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि वाईफाई ऑफलोड जो सोल्यूशन है, दिस इज यूनिक, which will be available only in this country of BSNL। सिर्फ बीएसएनएल ही उसको दे पाएगा, वाईफाई ऑफलोड सोल्यूशन। दिस इज डिफरेंट। अगर हम वाईफाई की बात करें तो उसके लिए तो हम पूरे हिंदुस्तान को वाईफाई करना चाहते हैं, और हमारी कभी बातचीत भी
स्टेट गवर्नमेंट से चल रही है कि पूरे जितने राजस्थान की जितनी ग्राम पंचायत है उन सबको वाईफाई करने हैं। बहुत अच्छा। अगर वो बातचीत सफल हो जाती है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद हम पूरे राजस्थान को वाईफाई भी कर देंगे। वो एक अलग चीज है। ये वाईफाई ऑफर वाला तो वो टिपिकल चीजें जो आप बता रहे थे के लिए है, जो 4G की बजाय 4.5G या 5G जितना आपको सर्विस देगा। बिल्कुल। ये जो रेडिएशन के बारे में सब भ्रांतियां हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आपने पुलिस के पास वायरलेस देखा है। हाँ बिल्कुल। बड़ा सा वायरलेस होता है। बिल्कुल। उसकी जो रेडिएशन है वो इस रेडिएशन से 100 टाइम्स ज्यादा है। और वर्षों से लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, कोई दिक्कत। और वो रेडिएशन चारों फैला हुआ है। कभी किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? जब इससे 100 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन से तकलीफ नहीं हुई तो इससे कैसे होगी? बात तो सही है सर जी। क्योंकि अब ये जब टावर लग रहे हैं तो जैसे प्राइवेट कंपनी का टावर लग गया तो वो जाकर के जब BSNL का टावर लगने आता है तो वो उनको उकसा देते हैं कि वो जब विरोध करो उसका। तो प्राइवेट कंपनी के टावर से भी लोग विरोध करते हैं। जब करते हैं विरोध, जब अवेयर हो जाता है नहीं, जब अवेयर हो जाता है तो उसका भी विरोध करते हैं। तो ऐसा कोई केस नहीं है। वर्ल्ड ओवर WHO ने भी सर्टिफिकेट दे रखा है कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि रेडिएशन की वजह से किसी को कैंसर हुआ हो या और कोई प्रॉब्लम हुई। हाँ, इतना है कि जो एंटीना लगा होता है उसके 1.5 मीटर तक कोई भी उसके आसपास नहीं रहना चाहिए कि उस पर थोड़ा सा नॉर्म्स आप लोग फॉलो करते ही होंगे। नहीं, वो तो टावर इतना ऊंचा होता है उसके आसपास तो कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज और है कि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, इस पर आपने बहुत कार्य करा है, तो इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सफाई के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। ऐसे 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 30% नंबर इस बात के होंगे कि क्या शहर के हर घर में शौचालय है, क्या शहर में जन सुविधाएं हैं। अगर नहीं तो आपके शहर के 30% नंबर खतरे में है। अपने घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। तैयार हो जाओ सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। एक सोच जिसने दिया हौसला। ग्रीन क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, इन किसानों की आमदनी बढ़ानी है ब्लू रेवोल्यूशन। एक पहल जिससे मिला किसानों को सम्मान। हर बदलाव को हमारा सलाम। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 सिर्फ जी न्यूज पर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। गांव-गांव को पानी के लिए आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार ने एक अनूठे अभियान की शुरुआत की। यहाँ पानी का स्तर बहुत डाउन था। ये MPTO के बढ़ने के बाद यहाँ जल स्तर बढ़ा है। तो सूखे कुओं में भी पानी आ गया है और इससे चारागाह का विकास हो रहा है। बाद में पशु पक्षियों को भी इससे फायदा मिलेगा। खेती में भी इस पानी को काम में, बचे हुए पानी को काम में ले सकेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ये अच्छी पहल की है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पहले चरण में 94,386 कार्य पूर्ण, 31,000 करोड़ लीटर पानी का संचय, 41 लाख लोगों और 45 लाख पशुओं को लाभ, 26.5 लाख पौधों का रोपण। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपकी बात में आइए जानते हैं रमेश चंद्र आर्य जी से कि आखिर ये NGN नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सर क्या है। ये जो हमारे लैंडलाइन के अभी तक जो स्विचेज होते थे वो न्यू टेक्नोलॉजी के थे, काफी अच्छे काम करते थे। लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है
जो कि जैसे मोबाइल में आप देखते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, लैंडलाइन सोचते वो क्यों नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने ये डिसीजन लिया, मतलब हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस ने, कि भी सारा जितने हमारे न्यू टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज है उन सबको रिप्लेस कर दिया जाए। अच्छा। तो हमारे पास करीबन 50% तो C.DOT के हैं। C.DOT हमारी नेशनल अपनी टेक्नोलॉजी है, देश की टेक्नोलॉजी है। तो वो हमारी जो C.DOT है ऑर्गेनाइजेशन जो DOT के अंडर में है, उन्होंने आज से 4 साल 5 साल पहले ही ये जो इंडियन टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर दी थी। तो C.DOT का तो वो रिप्लेस करेंगे, उसके लिए परचेज ऑर्डर ऑलरेडी हो गया है कार्ड से रिप्लेस करने के लिए, वो जल्दी हो जाएगा। और बाकी जितनी टेक्नोलॉजी है उसमें 1 साल से ऑलरेडी रिप्लेसमेंट शुरू हो गया है। हमारे यहाँ भी करीबन 30-40 हजार कनेक्शन रिप्लेस कर दिए गए हैं। इंजन जो है नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इसलिए बोलते हैं कि ये टोटली अब तक जितनी टेक्नोलॉजी थी उससे बिल्कुल अलग है। इट इज IP बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक, IP बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल में भी IP बेस्ड टेक्नोलॉजी है और ये भी IP बेस्ड टेक्नोलॉजी है। IP बेस्ड में भी ये बिल्कुल लेटेस्ट 5th G टेक्नोलॉजी के बराबर है। वर्ल्ड ओवर अब तक एनजीएन को कुछ गिने चुने कंट्रीज ने ही इम्प्लीमेंट किया है और हमने भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। और आप मुझे बताइए सर कि जो BSNL के आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो तैयार हैं क्या सबके लिए? BSNL के एम्प्लॉयज को क्या तकलीफ है इससे? वो तो खुश है इससे। इससे खुश होने का कारण ये है, तो देखिए आज भी BSNL को लेके सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं वो सर्विस को लेकर आती है कि कंप्लेंट करवा देते हैं। मतलब आज जब आप कंप्लेंट सेक्शन भी देखेंगे तो भी हम देखते हैं कि लोगों का, गांव वालों का तो आता है कि जी 2 महीने से टेलीफोन डेड पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, शहर में भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि बड़ी अच्छा है जी आजकल आप लोगों ने वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर दिया है, वो डिजिटली हो जाता है, लेकिन जब आप उसमें बार बार चेक करते हैं तो आ जाता है जी आपके इस पर कार्य चल रहा है और 3 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं। देखिए मैडम, मैं तो ये सर्विस को कैसे इम्प्रूव करोगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आदमी की चोट लग जाती है ना छोटी सी उंगली में भी, वो जब डॉक्टर के पास जाता है ना तो ऐसा लगता है कि वो पूरा शरीर उसका बीमार है। अच्छा। ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर फॉल्ट रेट 10% भी होती है तो इसका मतलब ये होता है 100 में से 10 खराब है, यानी 10 महीने में एक बार फॉल्ट आता है। अच्छा, ठीक है। अभी हमारी फॉल्ट रेट 5% है क्योंकि बहुत कुछ हमने एडवांस कर दिया है। एक तो इसी चीज में बिल्कुल फॉल्ट नहीं आते हैं। 15-20 साल पहले हमारे हर वक्त फोन अटक जाते थे, एकदम चलते चलते डेड हो जाते थे, वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब टोटली डिजिटल है, वो भी IP बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, केबल्स हमने सारे पेपर को रिप्लेस कर दिए हैं। अब तो जो नेटवर्क है वो सारा ऑप्टिकल फाइबर पे आ रहा है। अब आप देखेंगे जैसे लाइन आपकी ठीक है तो सिग्नल डायल में आप दुनिया में कहीं भी डायल कर दीजिए, आपको कॉल चली जाएगी। तो टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी वाइज हमने बहुत एडवांसमेंट किया है। मैं जब डिपार्टमेंट में आया था तो वो ऑपरेटर के हाथ में था कॉल लगाना, और आज उससे हम लेकर के नेक्स्ट जनरेशन ये बात आपकी मानती हूँ। ये भी देखिए टेक्नोलॉजी भी तो ये सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों ने ही इम्प्लीमेंट करा है मैडम। टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज हुई है। तो अभी बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है जिसमें एक्सटर्नल प्लांट है, जिसके लिए हमारे पास लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो भी धीरे धीरे हमारे लाइनमैन कम होते जा रहे हैं क्योंकि फॉल्ट रेट कम होती जा रही है और उस कैडर पे हम रिप्लेसमेंट नए कैडर नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं। उसकी जगह हम उसको जो है टेक्नोलॉजी से फॉल्ट रेट कम से कम करके उसको चला रहे हैं। तो अब तो फॉल्ट रेट बहुत कम हो गई है। लेकिन सर फिर भी लगता है ऐसा ही है ना, वही मैंने कहा ना, उंगली में दर्द होता है तो वो उसको पेशेंट को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसका पूरे शरीर में दर्द है। ऐसा नहीं है। टाइम हैज चेंज लॉट, लेकिन लोगों की उम्मीदें हमारी प्रगति से भी ज्यादा तेजी से चेंज बढ़ रही है। तो देखिए आजकल क्या है, क्योंकि सर्विस हर किसी को अगर कस्टमर है तो उसको अच्छी सर्विस चाहिए और प्रॉम्प्ट सर्विस चाहिए, और प्लस उसके साथ उसको एक बहुत ही पोलाइट और अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ डील करती है सर्विस चाहिए। यहाँ पर सर BSNL चैलेंजिंग है। बिल्कुल BSNL के दफ्तर में बहुत बार जाती हूँ तो वहां पर सर ये चैलेंज तो है कि मतलब आपको एक एज अ वैल्यूड कस्टमर नहीं ट्रीट किया जाता। ये तो सर बड़ी क्लियर है, सरकारी दफ्तरों में आपको एज अ वैल्यूड कस्टमर नहीं ट्रीट किया जाता। नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको इसमें 2 चीज बताना चाहता हूँ। प्राइवेट ऑपरेटर तो क्या करता है कि सीधा यंग लड़के लड़कियों को अपने कस्टमर सर्विस सेंटर पे बिठा देता है। हम लोग वो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास जितने एम्प्लॉयज हैं, एक तो सरकार ने जिसके ऊपर वेलफेयर की जिम्मेदारी है कि लोगों को जॉब ज्यादा से ज्यादा मिले, तो इसलिए हम रिटेंचिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन्हीं लोगों से काम लेना है। जैसे ये किसने कह दिया कि हमारे और आपकी उम्र के लोग मुस्कुरा नहीं सकते? नहीं, देखिए आप उन लोगों की आदत, जब वो नौकरी में आए थे तो एक
एक कंसेप्ट के साथ आए थे। एक बार सरकारी मुलाजिम बन गया हूँ, सरकारी नौकर बन गया हूँ, तो अब लोगों को आंखें दिखाया करूंगा, लोग मेरे पास रिक्वेस्ट करने आया करेंगे। उस मानसिकता से हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि मानसिकता जो होती है, जो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड आपने सुना होगा, वो ये कविता, ये जो कहावतें ऐसे नहीं बनी है, उनको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे अभी CMD साहब ने हमारे 2 बार लोगों को प्रतिज्ञा करवाई है। इन्हीं यूनियन के एसोसिएशन के लोगों ने एक नारा दिया था, सर्विस विद ए स्माइल। बिल्कुल। तो वो अब उसको प्रैक्टिस में लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम लोग जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो थोड़ा जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग धीरे धीरे उस तक चले जाएं। अब रमेश चंद्र जी, मेरा जो अगला प्रश्न है वो मेरा CGM साहब से नहीं है, मेरा उस लेखक से है जो कि जिन्होंने अभी एक किताब लिखी है, जो कि कहते हैं कि ये बच्चों का विकास और आपके अपने हाथ, पेरेंट्स के लिए। थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताइए। जी मैडम, मैं बहुत, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मुझे एक, जो मैं लर्न कर रहा था, इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा था, तो वो प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि बच्चों को मतलब किस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे कि वो अच्छे नागरिक बन सके। आज की तारीख में आप देखते हैं कि कितने सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां आप जाओ तो ठीक से बात नहीं करते हैं। आप FIR लिखवाने जाओ तो कहेंगे जब नहीं लिखेंगे, उधर बिठा देंगे। स्कूल में जाओ तो टीचर ठीक से बात नहीं करते, हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर ठीक से बात नहीं करते, टेलीफोन में जाओ तो वो ठीक से आपसे बात नहीं करते। तो ये जो नागरिकों के अंदर जो इस तरह का बिहेवियर आता है, वो कहाँ से आता है? इस पर मेरा दिमाग शुरू से काम कर रहा था। अल्टीमेटली मैंने बहुत सारी चीजों को स्टडी करने के बाद पाया कि जो बच्चा जो पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वो बच्चा सीख लेता है बचपन से ही। हम लोग सोचते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा, स्कूल में जाएगा तो अच्छे स्कूल में डाल देंगे, तब समझदार हो जाएगा, फिर ये मॉरल साइंस के लेसन में सारा कुछ सीख जाएगा। वो नहीं होता, मॉरल साइंस से वो कुछ नहीं सीखता है, वो ऑलरेडी पहले सीख चुका, खास करके माँ के बिहेवियर से बहुत सीखता है। इसलिए मेरी किताब में पूरा जोर इसी बात पे दिया गया है कि अगर हमें दुनिया को सुधारना है तो सबसे पहले तो हमारी औरतों को, जो लड़कियां होती है, माताएं होती हैं, उनका सबसे ज्यादा विकास पे ध्यान देना, क्योंकि एक माँ जो होती है वो उसका बच्चे पे सबसे पहला, सबसे लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है। अगर माँ को आप डरपोक और दब्बू बना दिया तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, और माँ बोल्ड है तो बच्चे भी बोल्ड बनेंगे। बिल्कुल। तो इसमें मैं इस किताब को जी जरूर पढ़ूंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक। और चलते चलते सर, 2017 ये वर्ष अभी शुरू हुआ है, एक ऐसी चीज जो आप अचीव करना चाहेंगे राजस्थान में BSNL के लिए? मैडम, जैसे आपने अभी शुरू में मैंने बताया कि जैसे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा हो गया है। अभी मेरी कोशिश ये है राजस्थान में आने के बाद, और मेरे आने से पहले भी राजस्थान की पोजीशन काफी ठीक थी, लेकिन उस और ठीक करके मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, दैट शुड बी हाईएस्ट इन द कंट्री। और फॉर्चुनेटली अभी तक राजस्थान इज द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करूं, जैसे ब्रॉडबैंड पे आपके एजुकेशनल कंटेंट एट ए वेरी चीपर रेट। ठीक, तो वो हमने ऑलरेडी उसको रजिस्टर कर दिया है, और उससे स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कहीं गांव में स्कूल नहीं खोल सकते तो आप सिर्फ टीवी लगा दीजिए और उस पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कंटेंट हमारे पास है भी सर, वहां पर भी बच्चों को सपोर्ट, जहाँ पे जैसे मान लो स्कूल है और टीचर नहीं है तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा टीचर तो आपको 1 घंटे के लिए टाइम देता है, लेकिन उससे आप बच्चा जब चाहे 30 दिन वो उसको एक ही चैप्टर को बार बार देख सकते हैं। ये आपकी पहल से वाकई कहीं ना कहीं राजस्थान की शिक्षा का चित्र को, वो पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि मैं जब दिल्ली में था कॉर्पोरेट ऑफिस में, तब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशनल कंटेंट को। और उसका पर्पज यही था कि जो मेरी किताब में कुछ चीजें इसके बारे में बताई है कि जो बच्चा जो होता है वो विजुअल जो है वो 20 टाइम्स फास्टर लर्न करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक किताब पढ़ के आप कितना याद रख सकते हैं, बच्चों को मतलब एक तरह रेवोल्यूशन पैदा करेगा। बिल्कुल जी, और इस रेवोल्यूशन के लिए आपको जी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपने अपना समय दिया, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये था आपकी बात रमेश चंद्र आर्य जी के साथ। मैं जल्द ही आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।